दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जहर। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जैसे तैसे करके स्नेहा गलियों में से अपनी स्कूटी निकालकर घर पहुंची। स्नेहा ने स्कूटी घर के बाहर खड़ी करी और घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही लैपटॉप पर काम कर रहे उसके पति संजय ने कहा, स्नेहा, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। कब से तुम्हें मम्मी फोन लगा रही है, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। संजय की बात सुनकर के स्नेहा ने कहा, हाँ, वो मैं स्कूटी चला रही थी। अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल कैसे उठाती, तो सोचा घर जाकर ही बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मम्मी कह रही थी कि वो 2-3 दिन बाद यहाँ आने वाली है। कहकर संजय अपने काम में लग गया। स्नेहा वहीं जड़वत खड़ी रह गई। तभी मेन गेट का दरवाजा खुला। उसने पलट कर देखा तो उसकी सास मालती जी अपनी पूजा की थाली के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। उसकी नज़र स्नेहा से टकराई तो वो मुस्कुरा दी और मुस्कुराता हुआ देख करके मालती जी ने भी अपनी मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया और अपने कमरे में जो घर के बाहर की तरफ बना हुआ था की तरफ चली गई। तभी संजय ने कहा, अरे तुम वहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी या घर में भी आओगी? हाँ, थोड़ी देर में मौन खड़ी रहने के बाद स्नेहा अपने कमरे में गई और अपना बैग वहीं टेबल पर रख दिया। एक नज़र उसने कमरे की तरफ घुमाई और पलंग पर धम से बैठ गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी के आने के सूचना पाकर वो कैसे रिएक्ट करे। स्नेहा उस दिन को याद करने लगी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में ले देकर 3 सदस्य मालती जी, संजय और स्नेहा, एक नंद भी थी जो कि शादीशुदा थे। मालती जी स्नेहा से खूब प्रेम रखती थी। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये सास बहू है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उसकी शादी के 4 महीने बाद उसकी मम्मी 10 दिन उसके पास रुकने के लिए आई। कितनी खुश थी वो उस दिन की उसकी मम्मी उसके पास आ रही हैं और 10 दिन उसके पास रुकेंगी भी। उसकी खुशी देख करके मालती जी और संजय दोनों खुश थे। उसकी हर तैयारी में मालती जी उसकी पूरी मदद कर रही थी। खैर उस दिन मम्मी शाम को घर आ गई। काफी देर तक हॉल में बैठकर वो स्नेहा और संजय से बात कर रही थी तो मालती जी भी वहीं बैठी हुई थी। उनका रहने का बंदोबस्त बाहर वाले कमरे में करवा दिया गया था। जब स्नेहा उन्हें उनके कमरे में छोड़ने गई तो मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, स्नेहा तो कैसे झेलती है ये सब। अचानक अपनी मम्मी के मुंह से यह सब सुन करके स्नेहा चौंक गई और पूछने लगी, क्यों, क्या हो गया मम्मी? ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे घर में? उसके सवाल से उसकी मम्मी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हे भगवान, स्नेहा तुम सीधी सादी हो या तो मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ पर बेवकूफ़ भी हो, ये आज पता चला मुझे। तुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि तेरी सास कितनी तेज है। एक पल के लिए हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। अरे हम क्या उनकी बुराई कर रहे थे? उनकी बात सुनकर के स्नेहा हंसते हुए बोली, क्यों मम्मी, आप भी जब घर के सारे सदस्य वहीं बैठे हैं तो वो भी तो वहीं बैठेंगी। उसकी बात सुनकर के स्नेहा की मम्मी ने उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, अरे तू तो पूरी पागल है, तुझे मैं अक्ल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा। वो वहाँ से हिली तक नहीं कि कहीं तू अब मेरी अपने दिल की बात ना कह दे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बाहर का कमरा दिया है, यही इज्जत है तेरे घर में मेरी।
स्नेहा मुस्कुराती हुई बोली, कैसी बात कर रही हो मम्मी, यह घर भी तो आपका ही है और बाहर वाला कमरा क्या होता है तो इसी घर का हिस्सा ना। आप भी ना कुछ भी बोले जा रही हो। स्नेहा का जवाब सुनकर के उसकी मम्मी चुप हो गई। रात को खाना खाने बैठे तो मालती जी खुद स्नेहा की मम्मी को खाना परोस रही थी। बड़े प्यार और मनोहर से उन्हें खाना खिला रही थी। जब रात को सब सोने गए तो स्नेहा अपनी मम्मी के पास उसी कमरे में आ गई। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा, स्नेहा मुझे तो तेरी सास का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे खाना तो ऐसे खिला रही थी जैसे जिंदगी में मैंने कभी खाना देखा ही ना हो। स्नेहा ने अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें समझाया। मम्मी आप फिर वो ही बात लेकर बैठ गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मम्मी जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। आपको पता नहीं क्यों सब कुछ गलत नजर आ रहा है। स्नेहा की बात सुनकर उसकी मम्मी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, बेटा मैं तेरा गलत तो नहीं चाहती, पर जो मुझे लगा मैंने वही कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर के स्नेहा को भी थोड़ा थोड़ा उन पर विश्वास होने लगा था। आखिर अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को कौन सी बेटी गलत ठहराएगी। अब वो मालती जी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहने लगी थी। जब तक उसकी मम्मी वहाँ रही वो हमेशा मालती जी के लिए स्नेहा के मन में जहर भरने का काम करती रही। कभी उससे कहती कि तेरा कमरा छोटा है, जबकि मालती जी का कमरा बड़ा है। उन्होंने जानबूझकर तुझे छोटा कमरा दिया है। मालती जी खुद आगे से बढ़कर अगर रसोई में कोई काम करने लगती तो वो स्नेहा से कहती कि देख ले तेरी सास को बुरा लग रहा है कि तू काम छोड़ दिया है, इसलिए खुद करने लगी गई। ये सब सास लोगों के अपने बहुओं से काम करवाने के तरीके होते हैं। अगर मालती जी उसके ऑफिस से आने से पहले खाना तैयार कर लेती तो कहती है कि अपने बेटी का अपना हक रखना चाहती है, इसलिए तेरे आने से पहले ही खाना बना लेती है ताकि तू अपने हाथों से संजय जी को कुछ बना कर न खिला पाए। धीरे धीरे स्नेहा पर इन सब बातों का असर होने लगा था, पर जिस दिन उन्होंने घर से रवाना होना था उसके एक दिन पहले स्नेहा की घर की शांति आखिर भंग ही हो गई। उस दिन स्नेहा अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी मम्मी ने उसे जबरदस्ती अपने साथ बाजार शॉपिंग कराने ले गई थी। उन्होंने शॉपिंग से आने के बाद सारा सामान यूं ही वहीं हाल में लाकर रख दिया। तब मालती जी भी उन लोगों के लिए पानी की ट्रे लेकर आई और वहीं लाकर बैठ गई और सामान की तरफ देखते हुए बोली, आज तो लगता है आप दोनों ने पूरी मार्केट खरीद कर ले आई हो। स्नेहा तुमने तो बहुत खर्चा करवा दिया अपनी मम्मी का। मालती जी का इतना कहना ही था कि स्नेहा की मम्मी ने कहा, अब समधन जी माना की बेटी ब्याह दी है, पर इतना तो हक बनता है न कि उसे अपनी मर्जी का कुछ दिला पाऊँ। एक माँ अपनी बेटी के लिए जितना कर ले उतना कम है। उनकी बात मालती जी को अजीब लगी पर वो चुप हो गई। लेकिन तभी संजय कमरे के बाहर आकर मजाक में बोला, अरे स्नेहा इतना सारा सामान तो ले आई हो, लेकिन रखोगी कहाँ? अभी तो अपना कमरा पूरा फैला पड़ा है। संजय की बात सुनकर के स्नेहा ने कहा, हाँ मेरा कमरा छोटा है
तो मैं सामान कहाँ रखूंगी। उसकी बात सुनकर के संजय झेप गया, जबकि मालती जी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। संजय ने कहा, अरे इसमें कमरा छोटा या बड़ा है वाली बात कहाँ से आ गई। उसकी बात सुनकर के स्नेहा अपनी आवाज तेज करती हुई बोली, भला क्यों नहीं आएंगी बात। कमरा छोटा है तो छोटा है, मम्मी जी अकेले हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कमरे पर हक जमा रखा है, जबकि हम दोनों के लिए वो छोटा सा कमरा। भला मेरा सामान कैसे एडजस्ट होगा। मेरी मम्मी अगर मुझे कुछ दिला रही है तो मम्मी जी को बुरा लग रहा है। मैं सफाई करते करते शॉपिंग करने चली गई तो मेरे पीछे से अपने सफाई तक नहीं की। बहू है ना, तो वो खुद आकर करेगी। घर की नौकरानी समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। घर का काम भी करो, ऑफिस का भी काम करो। इंसान हूँ मैं, कब तक ही अत्याचार सहूँ। उसकी बात सुनकर के मालती जी बोली, अत्याचार? स्नेहा, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो, और कौन से अत्याचार कर दिया हमने तुम पर। आप तो बोलिए भी मत। मम्मी जी, यह सब आपका किया धरा ही है। आप चाहती ही नहीं है कि हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहें। आप तो बस अपना हक जमाना चाहती हैं। जानती हूँ कि ये जमीन पापा जी का है, पर मकान तो हमने बनवाया है ना। नहीं तो एक बाहर वाला कमरा ही तो था यहाँ पर, लेकिन ये तो अपना ही मान करके बैठ गई। आप हमको दबा कर रखना चाहती हो। अरे कब तक आप हमारी जिंदगी में कुंडली मार कर बैठी रहोगे। स्नेहा ने मालती जी से जोर से कहा। ये बात संजय बर्दाश्त न कर पाया और उसने आगे बढ़कर स्नेहा को एक थप्पड़ मारा। मालती जी संजय के पास आई और उसे डांटने लगी। संजय तो पागल हो गया है, ये तेरी पत्नी है, इस पर हाथ उठा रहा है। इतने में स्नेहा की मम्मी भी बोली, समधन जी, मिल गई तसल्ली आपको। मैंने अपनी बेटी यहाँ मार खाने के लिए नहीं दी है। जब आप मेरे सामने ही उसके साथ ऐसा कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करती होगी। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं है, ले जाऊंगी इसे मैं अपने साथ। संजय अपनी सास से कुछ कहने को हुआ तो मालती जी ने शांत रहने का इशारा किया और फिर आगे बढ़कर वो स्नेहा से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। मुझे तो लगा कि तुम मुझे अपनी मम्मी जैसी इज्जत देती हो। आप और मेरी मम्मी एक सास कभी मां नहीं बन सकती। इसका सबूत देख लीजिए आप। आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है, पड़ गई ना आपके कलेजे में ठंडक। आज स्नेहा गुस्से में बहुत कुछ उगल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या क्या बोल गई। उस समय संजय और स्नेहा आपस में बहस करने लगे। ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगी, मालती जी ने अचानक कहने से वहां पर मौन पसर गया। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? भला आप क्यों अलग? संजय ने कहना चाहा तो मालती जी ने उसे रोक दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों का अलग होते नहीं देखना चाहती, और वैसे भी अपनी जिंदगी सम्मान पूर्वक जीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं स्नेहा अपने मम्मी के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ गई। संजय वहीं हाल में एक तरफ सिर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटे बाद मालती जी अपने सामान के साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर बरामदे वाले कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देख करके संजय ने कहा, मम्मी, ये सब क्या है? संजय अपनी पत्नी से कहो कि मेरे पति के बनाए हुए कमरे को खाली कर दे और अपने घर में रखे।
आज से मैं इसी कमरे में रहूंगी। मालती जी ने तथास्थ होते हुए कहा। आखिरकार संजय ने खुद जाकर वो कमरा खाली किया और मालती जी ने उसमें अपना सामान रख लिया। न ही सिर्फ अपना सामान रख लिया बल्कि अपनी रसोई भी उसी कमरे में कर ली और अपने पति के पेंशन से ही अपना गुजारा करने लगी। उन्होंने स्नेहा से बात तक करना बंद कर दिया था। हाँ, संजय फिर भी उनके पास जाकर हालचाल जरूर लेता और वो भी संजय से बात जरूर करती, लेकिन मदद नहीं लेती। खैर, इधर स्नेहा की मम्मी ने बड़ी खुशी खुशी स्नेहा का सामान उसके सास के रूम में शिफ्ट किया, लेकिन जिस दिन उन्हें रवाना होना था उस दिन संजय तो बहाना करके स्टेशन पर गया ही नहीं, लेकिन स्नेहा ही उसे छोड़ने गई थी। तभी उसकी मम्मी के फोन पर उसकी भाभी का फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन पर ही भाभी को बुरी तरह लताड़ दिया और फोन रख दिया। ये देखकर स्नेहा ने पूछा, मम्मी आप भाभी से किस तरह से बात कर रही हो? अरे ऐसे बात ना करूं तो कैसे बात करूं? इन बहुओं को जितना दबा कर रखो उतना ही अच्छा है। मेरी मर्जी के बगैर अपने मायके जाने का प्लान कैसे कर सकती है? वो घर मेरा है, मेरे ही रहेगा। अपनी मन मर्जी कैसे चला रही है वो? अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं उठाने दो उसे। उसकी बात सुनकर के स्नेहा हैरान रह गई। अपने मम्मी के दोहरे चरित्र को देख करके उसे अपनी सास मालती जी याद आ गई। मालती जी तो उसे टोकती तक नहीं थी, बल्कि उसकी हर काम में उसकी मदद करती थी। फिर भी मम्मी के कहने पर उसने उसके साथ ऐसा किया। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ा भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, बस दूसरों की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ लिया। पर वो अपनी मम्मी को कुछ कह ना पाई। घर आकर उसने संजय और मालती जी से माफ़ी मांगी। मालती जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए वह उसी कमरे में रही। उसी कमरे में अपना खाना बनाती और अपना गुजर बसर करती। अब थोड़ा बहुत स्नेहा से बात कर लेती, लेकिन उस दिन की और उन बातों की टीस अभी भी उसके मन में बाकी थी, जो शायद उसके मरने के बाद ही खत्म हो।